नमस्कार श्रोताओं, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं दादाजी के चौपाल से और एक नई कहानी परमेश्वर भाग 1 सुनाने जा रही हूँ। बरखा अपने माता पिता की एक लौती संतान है। बरखा के पिता अशोक जी अपने शहर के एक जाने माने वकील हैं, तो माँ बबीता एक वकील होने के साथ साथ एक महिला संगठन से भी जुड़ी हुई है। बरखा के दादा दादी तथा बरखा के पिता अशोक जी के दिली तमन्ना थी कि बरखा के बाद कम से कम एक और संतान हो जाए, ताकि बरखा के अकेले के बजाय एक और बच्चे की किलकारियाँ घर में गूंजती रहे, चाहे वह लड़का हो या लड़की। वैसे भी उनके मन में एक लड़के की चाहत तो है, जो खुलकर किसी को कह नहीं पाते। पर बरखा की माँ बबीता किसी के भी बातों को सुनने की और समझने को राजी नहीं होती। असल में बबीता के माँ सविता अपने अतीत को देखते हुए अपने बेटी बबीता को हमेशा यही समझाती रहती है कि किसी भी पति पत्नी को एक से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। सविता का मायका बहुत बड़ा है। घर गृहस्थी में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रही। जमीन जायदाद के साथ साथ घर के सभी पुरुष कोई न कोई काम धंधा करते हुए अपनी अपनी ज़रूरतों को पूरा करते रहे। पर जैसे जैसे समय बीतता गया तो घर परिवार बड़ा होता गया और आपसी छोटी छोटी बात कलह की वजह बनती चली गई। ऐसे में जमीन जायदाद तथा घर बार को लेकर भी आपसी विवाद की स्थिति बनती चली गई। सभी लोग अपने अपने स्वार्थ की खातिर जमीन जायदाद की बंटवारा का दावा करने लगे। परंतु सविता के दादा दादी जी का कहना है कि जब तक हम लोग जीवित हैं तब तक हम लोग बंटवारा क्यों करें। परंतु यह बात कोई भी मानने को तैयार नहीं होता। विनोद बिहारी जी का कहना है, मैं अपने हाथों से सब कुछ किया है और अपने बाल बच्चों को पाला है, किसी से कुछ नहीं लिया। तुम लोग भी अपने हाथों से अपने घर परिवार को चलाओ। जब हम लोग नहीं रहेंगे तुम पांचों भाइयों को इस खेत जमीन को आपस में बांट लेना। परंतु बच्चे लोग अपनी बाबूजी के बातों को मानने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है, बाबूजी हम लोग इतना दिनों तक इंतज़ार क्यों कर नहीं सकते। हमें तो अभी के अभी बंटवारा चाहिए। हम लोग अपने हिस्से का क्या करेंगे वह हमारी अपनी विचार है। सभी बच्चों ने उग्र रूप धारण कर लिया। परिस्थितियों को भांपते हुए पत्नी गुलाबी देवी अपने पति देव विनोद बिहारी जी को कहने लगे, एक काम कीजिए, आप अपनी ज़मीन से अपनी दावा छोड़ दीजिए। आज हो या कल हमें तो बंटवारा करना ही होगा, तो क्यों ना आज ही बंटवारा कर देते हैं। नहीं तो अगर आप जिद करते रहेंगे कि मेरी मृत्यु के बाद बंटवारा होगा तो यह लोग अपने माता पिता को आज ही मार देंगे, क्योंकि समय बहुत खराब हो गया है। यह लोग अच्छी बात नहीं समझते, दूसरे की सुनी सुनाई बातें तथा अपनी अपनी स्वार्थ को देखने लगे हैं। ऐसी अवस्था में बच्चे लोग जो चाह रहे हैं वही कर दीजिए। विनोद बिहारी जी काफ़ी सोच विचार करने के पश्चात सभी बच्चों को बुलाए तथा गांव वालों को साक्षी के रूप में बुलाकर बिठा लिया और बंटवारे की चर्चा करने लगे। ऐसे में गांव वाले राय दिए कि सभी जमीन जायदाद 6 भागों में बांटा जाए। उनमें से एक हिस्सा विनोद बिहारी जी के पास रहेगा। यह जब तक जीवित रहेंगे कोई इस पर दावा नहीं करेगा, परंतु उनकी मृत्यु के पश्चात फिर से उनकी हिस्से की ज़मीन पांचों भाई आपस में बांट लेंगे। गांव वालों के पंचायत की राय किसी को तो पसंद आया तो किसी को नहीं, पर गांव वालों के आगे कोई भी अपना मुंह खोल कर विरोध नहीं कर सका। परंतु सभी बेटों ने मन ही मन अपने माता पिता के प्रति गलत मानसिकता पालते रहे, यह सोचकर कि अब भी बाबूजी और माताजी के पास 7 से 8 बीघा ज़मीन बचे है और बाबूजी जब तक जीवित रहेंगे तब तक उस ज़मीन का बंटवारा नहीं होगा। धीरे धीरे सभी बच्चों में विषमताएं तथा ईर्ष्या की भावनाएं पनपती रही।
विनोद बिहारी जी के बच्चे लोग थोड़ा आलसी प्रवृत्ति के होने के कारण विशेष कामकाज करने के बजाय अपने खेत की जमीन को ही टुकड़े में बेचने लगे और अपनी ज़रूरत के खर्चा पानी चलाते रहे। केवल सविता के पति रामेश्वर लाल जो शहर में रहकर नौकरी करते हैं, यह गांव वालों के बातों से तथा बंटवारे से संतुष्ट है, परंतु बाकी भाइयों ने अपनी असंतुष्टि को खुलकर तो नहीं जताया, परंतु उनकी बहुत सी बातों में उनकी दिल की बातों की पुष्टि हो जाती है और यह लोग अंदर ही अंदर अपने बाबूजी और माँजी पर दबाव बनाते रहे। वैसे तो रामेश्वर लाल जी के माता पिता अपने हिस्से को लेकर अलग रहते हैं, परंतु उनकी देखभाल तथा खान पीन की जिम्मेदारी सविता के माता पिता के ऊपर ही है। रामेश्वर जी का कहना है, जब तक मेरे माता पिता जीवित रहेंगे तब तक मेरे ही साथ रहेंगे। उनके खान पान की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। मेरी पत्नी सरोज ही निभाएंगी, चाहे हमें कितनी भी कुछ कठिनाई क्यों नहीं हो। ऐसे परिस्थिति में बाकी चारों भाइयों के मन में यही बात घर करने लगी, बाबूजी अपने हिस्से की जमीन जायदाद छोटे बेटे रामेश्वर लाल को ही देना चाहते हैं। इस बाबत रामेश्वरम ने उनके देखभाल करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लिया। 7 से 8 बीघा जमीन तो बहुत होता है। अगर बाबूजी ने ऐसा किया तो रामेश्वर लाल तो मालामाल हो जाएगा। रामेश्वर लाल तथा उसके परिवार के प्रति सभी भाइयों के असंतोष धीरे धीरे दावानल की रूप लेने लगे। यह लोग रामेश्वर तथा उसके परिवार वालों पर दबाव बनाने की कोशिश करते रहे ताकि रामेश्वर बाबूजी पर दबाव बनाए और बाबूजी उनके हिस्से का जमीन वगैरह के बंटवारा करके सभी को दे दे और जिस प्रकार रामेश्वर के साथ रह रहे हैं उसी प्रकार रह जाए। रामेश्वर तथा उनकी पत्नी सरोज उन्हें बहुत समझाने बुझाने की कोशिश करते हुए कहती है, बाबूजी, यह खेत वगैरह सभी झगड़े का फसाद की जड़ है। आप उन्हें सबको बांट क्यों नहीं देते? आपको हमारे साथ रहने पर हमें कोई कष्ट नहीं होगा। हम लोग आप लोगों की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वैसे भी आपके हिस्से से हम लोग कुछ लेते ही कहा है। जवाब में विनोद बिहारी जी समझाते हुए कहते हैं, बेटा, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। दोनों को 2 वक्त की 2-2 रोटी की बंदोबस्त तो तुम लोग कर ही दोगे, वो तो मुझे पूर्ण विश्वास है। परंतु मैं जो इन जमीनों को अपने पास रखा हूँ उसका भी कोई मतलब है। एक किसान के लिए जमीन अपनी माँ होती है। उन्हें बचाकर रखना तथा संरक्षण करना भी हमारा कर्तव्य होता है। ऊपर से हमारी 4 बेटियां भी हैं, उनके बच्चे वगैरह हैं। कम से कम साल में एक बार उन सबको मायके में बुलाकर उनकी खातिरदारी करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। कम से कम जब तक कि माता पिता जीवित रहते हैं तब तक तो हर कोई बेटी इतना तो उम्मीद कर ही सकती है ना। माता पिता के स्वर्गवास होने के पश्चात भी उम्मीद पाले रखती है और हमारे छोटे बड़े भाई भाभियों हमें बुलाएंगे, प्यार से हमें एक वक्त का खाना खिलाएंगे, परंतु उस वक्त चाहे ना भी बुलाए उन्हें उतना दुख नहीं होता। परंतु जब तक माता पिता जीवित रहते हैं सभी बेटियों के मन में यही आशा रहती है और रहना भी चाहिए। आज मेरे पास खेत ज़मीन है तो अपने हाथों से उसके लिए कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। जब तक कि मैं रहूँ इस दायित्व को निभाता भी रहूँगा। अगर वह भी मेरे हाथों से छूट गया तो मैं ऐसा दायित्व नहीं निभा पाऊँगा। किस किस से कहता फिरता रहता हूँ कि तुम लोग अपने बहन भाइयों को साल में एक बार दावत दो, उनके बच्चों को बुलाकर खाना खिलाओ, परंतु ऐसा कोई भी नहीं करेगा। हिसाब से तो मेरी खेत ज़मीन पर उनका भी अधिकार बनता है और ऐसा सरकारी नियम भी है। अच्छी बात है कि यह लोग नहीं मांग रहे हैं। अगर मांग लिया तो कानूनन यह लोग उनकी हकदार है और होना भी चाहिए।
ऐसे में अगर मैंने इस बाबत 7 से 8 बीघा जमीन अपनी पास रख लिया तो कौन सा गुनाह कर लिया। रामेश्वर लाल और उनकी पत्नी सरोज तो अपने बाबूजी के बातों को समझ गए, परंतु बाकी लोगों को कौन समझाएगा। फिर भी रामेश्वर लाल अपने बाबूजी को समझा बुझाकर राजी करवाता है। बाबूजी, आप चिंता न करें, मैं अपनी बहनों आपको वचन देता हूँ कि जब तक मैं जीवित रहूँगा मैं अपनी बहनोई तथा उनके बच्चों को किसी भी हालत में हो अपने घर पर बुलाकर उन्हें उचित सम्मान प्रदान करूँगा। आप तो चिंता न कीजिए, आप तो अपनी सारी ज़मीन वगैरह उन सब में बांट दीजिए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, हमें तो बस आप दोनों का आशीर्वाद चाहिए। विनोद बिहारी जी जब अपनी पत्नी के साथ सलाह करने बैठ गए तो पत्नी गुलाबी देवी कहने लगी, बेटा रामेश्वर ठीक कहता है, यह खेत, जमीन, जायदाद सभी आपसी झगड़े की जड़ है, इन्हें तो आप बेटों में बांट दीजिए। रामेश्वर तो कह रहा है कि चारों बहनों को खातिरदारी की जिम्मेदारी पूरी करेगा, तो हमें चिंता करने की आवश्यकता ही कहा। वैसे भी यह लोग हमारे घर की परिस्थितियों के बारे में जानते तो है ना, और समय के साथ साथ सभी अपने आप में तसल्ली कर लेंगे। आप तो इन झमेले से मुक्त हो जाइए। विनोद बिहारी जी मन ही मन सोचने लगे, शायद सभी लोग ठीक कह रहे हैं, अब भला इन झमेलों को रखे ही क्यों। सविता को अपने घर की पल पल की खबर पता है। वह इन समस्याओं से जूझते अपने दादा दादी जी को देखकर तथा उनके विषय में सोचकर बड़ा ही विचलित हो जाती है। उसी बीच में कभी कभी माँ सरोज कहती रहती है, जहाँ ज़्यादा ज़मीन जायदाद होना भी दुख के कारण बनती है, वही ज़्यादा बच्चे होना भी दुख के कारण बनता है। आज अगर बाबूजी के पास इतने सारे ज़मीन जायदाद ना होता या तो उनके ज़्यादा बच्चे होने की बजाय केवल एक ही बच्चे होते तो आज इतने सारे समस्याएं नहीं होती। हमारे भी 4 बच्चे हो गए हैं, कल को हमारे साथ भी ऐसे समस्याएं न हो जाए। जवाब में रामेश्वर लाल जी समझाते हुए कहते हैं, हमारे तो 2 बेटा और 2 बेटी है। अपने हिस्से की जो ज़मीन है उन सभी को पहले ही 4 बच्चों में बांट दूंगा, ताकि वह लोग अपने अपने हिस्से को लेकर कुछ भी करें। मैं नौकरी करता हूँ, बुढ़ापे में पेंशन मिलती रहेगी, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर कोई बच्चे हमारी देखभाल नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं, अपनी पेंशन के पैसों से किसी आश्रम को दान देकर वहाँ पर रह जाऊंगा, जहाँ हमारे जैसे और भी लाखों होंगे। अपने बच्चों के द्वारा सताए हुए माता पिता सारे एक साथ रहा करेंगे। ऐसे में ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। समय के साथ जो होगा उसे स्वीकार करना होगा। कुछ दिन बीता कि एक रोज शाम के समय विनोद बिहारी जी अपनी पत्नी गुलाबी देवी के साथ खेत से लौट रहे थे। रोज की तरह पत्नी गुलाबी देवी दोपहर का खाना लेकर अपने पति के पास चली जाती थी, जो बहू सरोज बनाकर देती है, क्योंकि उस वक्त बच्चे लोग सभी स्कूल को गए हुए होते हैं। गुलाबी देवी अपने पति देव को खिलाकर वहीं बैठकर अपना खाना खाकर पेट के छाव में आराम कर लेती है और दोनों ही एक साथ शाम को लौट कर आते हैं। यह सिलसिला बड़े दिनों से चलता रहा, पर आज अचानक कुछ लोगों ने बड़े बड़े डंडे लेकर दोनों पर हमला कर दिया। जब तक कि यह लोग कुछ समझ पाते तब तक उन लठैल लोगों ने उनकी पीट पीट कर अधमरा हालत में छोड़कर चले गए। समय बीतता गया, परंतु रोज की तरह विनोद बिहारी जी और उनकी पत्नी गुलाबी देवी के घर में वापसी ना होने के कारण जब जब चारों ओर अंधेरा होने लगा, सरोज का बड़ा बेटा निर्मल उन्हें देखने को खेत में गया कि क्या बात है। वहां जाकर देखा तो दादा दादी को कुछ लोग
उन्हें मारकर चले गए। यह दोनों खेत में अचेतन अवस्था में पड़े हैं। निर्मल भागते हुए घर में आकर सभी को खबर करता है तो घर के सभी लोग खेत में जाकर देखते हैं कि निर्मल सही कह रहा है। दोनों को उठाकर किसी भी तरह से अस्पताल में पहुंचाया गया, परंतु उनका होश न आया। उन दोनों की हालत इतनी गंभीर है कि बचाने की कोई उम्मीद नहीं रही। सप्ताह भर दोनों का इलाज चला पर दोनों को बचाया नहीं जा सका। इधर खबर मिलते ही चारों बेटियों ने पुलिस को खबर कर दिया और उनके माता पिता को मारने की षड्यंत्र रचने की एवज में सभी भाइयों पर पुलिस में केस दर्ज कर दिया। पुलिस वाले तफ्तीश करते रहे और गांव में पूछताछ करते रहे। धीरे धीरे सभी लठेलों को पकड़ लिया गया और उनसे जानकारी मिली कि विनोद बिहारी जी के बेटे पृथ्वीलाल और मुरारी लाल ने मिलकर अपने पिता को मौत के घाट उतारने की सुपारी दी थी, परंतु मां गुलाबी देवी सब कुछ देख लेने के कारण उन्हें भी मार डाला, क्योंकि उन्हें संदेह हुआ अगर गुलाबी को नहीं मार डाला तो सभी को पहचानकर वह पुलिस को बता देगी। सविता की उम्र लगभग 10 से 12 वर्ष की है और सब कुछ देखती रही, सभी की बातें सुनती रही और मन ही मन सोचने लगी, मेरी माँ ने सदा सही कहा है। अगर दादाजी के पास खेती बाड़ी ना होती या दादाजी के इतने सारे बच्चे ना होते तो आज दादा दादी जी के इस तरह से मृत्यु ना हुई होती। पूरा जीवन भर जिन्हें अपने हाथों से पाला है, जीवन में ना जाने कैसे कैसे तकलीफ उठाए हैं उन्हें पालने में, आज वही बच्चे लोग जमीन जायदाद के खातिर अपने माता पिता को मौत के घाट उतारने में एक बार विचार नहीं किया। लोगों के ज्यादा बच्चे होने पर उनके बुढ़ापे में तथा पूरी जीवन भर बहुत से सहूलियत मिलती, परंतु यहाँ पर तो उल्टा ही हो गया है। अपने माता पिता की सेवा करने के बजाय उन्हें मार डाला। समय के साथ साथ बच्चे लोग इतना भी स्वार्थी हो जाते हैं। बीते समय के साथ साथ पुलिस की लंबी तफ्तीश तथा लंबी विचार प्रक्रिया के पश्चात लठेल लोगों तथा पृथ्वीलाल और मुरारी लाल को उम्र कैद की सजा हो गई। पर जो भी हुआ सचमुच सभी के लिए बहुत दुखदायक है। सविता अपने बचपन की सारी कहानियों को मन ही मन सोचते रहते हुए बार बार अपनी माँ की कहे बातों को गाढ़ बांध लेती है। अगर एक से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो किसी भी समाज में किसी के भी परिवार में ऐसी दुर्घटना हो सकती है। ऐसे में सभी लोगों को यही चेष्टा करनी चाहिए कि अपना परिवार एक बच्चे तक ही सीमित रखे, ताकि भविष्य में ऐसे खून खराबा वाली परिस्थितियों में उत्पन्न ही न हो सके और दुखदायक स्थितियों के बजाय परिवार में खुशहाली तथा सभी लोग सुखदायक जीवन व्यतीत कर सकें। और बीते समय के साथ साथ सविता सभी को ऐसी सलाह देती रही ताकि सभी के जीवन दुखमय के बजाय सुखमय हो सके। समापन। यहाँ पर मैं आप सभी से अनुरोध करूँगी कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी नई रचनाएं आप तक पहुँचा सकें। अगले भाग के लिए बने रहिए। धन्यवाद।